दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2023 में अफ्रीका का एक क्षेत्र खास तौर से अपनी आर्थिक अस्थिरता और असुरक्षा के कारण लगातार चर्चा में रहा। वर्ष 2020 से इस क्षेत्र में लगभग 4 देशों में सफल तख्तापलट हो चुके हैं और 3 असफल प्रयास तख्तापलट के हो चुके हैं। वर्ष 2024 में भी अलग अलग वैश्विक शक्तियों के इस क्षेत्र में अपने हित जाहिर हो सकते हैं और इसी कारण इन फोकस में आज ये टॉपिक चुना गया है। हमारे टॉपिक का नाम होगा वर्ष 2024 में साहिल क्षेत्र पर क्यों रहेगी दुनिया की नजर। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी वर्ष 2023 में अफ्रीका का साहिल क्षेत्र। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2023 में यह क्षेत्र अपनी आर्थिक अस्थिरता के कारण और वर्ष 2020 से लगातार होते तख्तापलट की घटनाओं के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है। वर्ष 2024 में भी इस बात की संभावना है कि अलग अलग कारणों से, चाहे वो कारण प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से जुड़े हुए हों या अन्य प्रकार के वैश्विक हितों से जुड़े हुए हों, इस क्षेत्र में अलग अलग देशों के अपनी नीतियां हो सकती हैं, विशेष तौर से अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस की। इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम अपने पक्षों में चर्चा करेंगे कि साहिल क्षेत्र क्या है और उसका सामान्य महत्व क्या है। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग देश इस क्षेत्र पर क्यों अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसमें मुख्य रूप से 4 देशों की बात करेंगे, फ्रांस, रूस, चीन और यूएसए। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ेगा। और साथ ही आप इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपको लगातार इन फोकस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इन फोकस दृष्टि आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी लगातार अपडेट होती रहे और आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम साहिल क्षेत्र को जानते हैं जो अफ्रीका में पड़ता है। साहिल जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के साहिल शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है तट यानी कोस्ट। यह वस्तुतः एक जैव भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करता है और इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है यह अटलांटिक महासागर से इसकी भौगोलिक अवस्थिति पूर्व में लाल सागर तक फैली हुई है। इसमें कई देश आते हैं। आप ये देखिए कि इसके उत्तर में जो शुष्क सहारा क्षेत्र पड़ता है और इसके जो दक्षिण में है, दक्षिण में सामान्य तौर से इस को कहा जाता है आर्द्र सुडानियन सवाना क्षेत्र, दक्षिण में इसके पड़ता है। ये जो क्षेत्र है ये सामान्य रूप से स्टेपी जलवायु की मानी जाती है, गर्म स्टेपी जलवायु। ये जलवायु अर्ध शुष्क रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु को अभिव्यक्त करती है, जिसके अंतर्गत सामान्य तौर से ये शुष्क जलवायु का एक उप प्रकार है और यहां पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा जितनी होती है उससे कम मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा रेगिस्तानी क्षेत्र से ज्यादा रहती है। तो एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है और इस जैव भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग देशों में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की घटनाएं घटी है, वो घटनाएं इस क्षेत्र को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना देती हैं। इस क्षेत्र के लिए कई कारणों से होड़ बनी हुई है। होड़ किन कारणों से बनी हुई है? जैसे ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। साहिल क्षेत्र पर न केवल नियंत्रण स्थापित करने के लिए बल्कि अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका पर भी अलग अलग प्रकार से अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण इससे अलग अलग देशों के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं और विश्व के कई आंकड़े ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में जो इतना भी हथियारों की बिक्री की जाती है उसका लगभग 80% पश्चिमी देशों द्वारा की जाती है। और इसलिए पश्चिमी देशों द्वारा जो हथियारों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उनके इस क्षेत्र में जो संघर्ष की स्थिति है उसके कारण हथियारों की बिक्री से के संदर्भ में भी हित जुड़े हुए हैं। हाल के कई वर्षों में कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिली है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि वर्ष 2020 में 20 के बाद से यहां पर 4 तख्तापलट के प्रयास हो चुके हैं। 4 देशों में सफल प्रयास हुए हैं और 3 बार असफल प्रयास हुए हैं।
अलग अलग देशों की सरकारों के खिलाफ विद्रोहों की घटनाएं घटती रहती हैं, आतंकवादी घटनाएं घटती रहती हैं। एक संघर्ष का क्षेत्र ये इन कारणों से बना हुआ है और साथ ही विदेशी हस्तक्षेप की स्थिति भी बनी हुई है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है नाइजर, जिसे डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का प्रिय, पश्चिम का प्रिय देश भी कहा जाता है और साथ ही पश्चिम में ये अफ्रीका के देशों के लिए लोकतांत्रिक शासन का एक मॉडल भी कहा जाता है। हाल के वर्षों में नाइजर में तख्तापलट की घटना हुई और नाइजर में तख्तापलट की घटना के बाद फ्रांस विरोधी भावनाएं भी प्रकट हुई। साथ ही नाइजर एक ऐसा देश है जिसने ईयू के साथ अपने रक्षा समझौतों को एक तरफा रूप से समाप्त कर दिया। ईयू का महत्व यानी यूरोपियन संघ का महत्व इसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़े स्तर पर यूरोपियन यूनियन में यानी यूरोपीय संघ में आप्रवासन, इमिग्रेशन होता है और इसके कारण ईयू के, यूरोपीय संघ से संबंधित देशों के इस क्षेत्र से हित जुड़ जाते हैं। तो इन सब कारणों से वर्ष 2024 में भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहने वाला है और कई देशों के न केवल प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक और आर्थिक हित इससे जुड़े हुए हैं बल्कि उनके पर्सनल, व्यक्तिगत कारण भी हैं। अब हम व्यक्तिगत कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम फ्रांस को देखेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में हम देख लेते हैं कौन कौन से सामान्य तौर से देश पड़ेंगे। मोरितानिया, सेनेगल, माली, नाइजर, बुर्किना फासो का भी क्षेत्र इसमें थोड़ा सा आ जाता है। चाड, सूडान का क्षेत्र साहिल क्षेत्र में पड़ेगा और इस क्षेत्र के अधिकांश देशों पर फ्रांस का शासन रहा है, यानी फ्रांस यहाँ की एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शक्ति रहा है। इस क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों पर ब्रिटेन का भी शासन रहा है, लेकिन 1940, 50 और 60 के दशकों में इस क्षेत्र के देश जैसे जैसे आजाद होते चले गए तो ब्रिटेन के विपरीत फ्रांस ने इन देशों के साथ अपने किसी न किसी प्रकार के सैन्य और आर्थिक संबंधों को लगातार बनाए रखा है। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भी ये संबंध कई स्तरों पर स्थापित किए हैं फ्रांस ने। ये अर्थव्यवस्था के स्तर पर स्थापित हैं, रक्षा के स्तर पर स्थापित हैं और संसाधनों के निष्कर्षण यानी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से भी संबंधित है। प्राकृतिक संसाधनों का कई औपनिवेशिक देश ऐसे हैं जिनको फ्रैंकोफोन देश भी कहा जाता है क्योंकि इन देशों में फ्रांस ने अपनी फ्रेंच भाषा का भी प्रचार किया है और उसके प्रचार के कारण इनको फ्रैंकोफोन कंट्री भी कहा जाता है। इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों को अगर किसी देश को, बाहरी देश को खरीदने का सबसे पहला अधिकार दिया गया है तो वो फ्रांस को ही प्रदान किया गया है। लेकिन हाल ही में फ्रैंकोफोन देशों में जिस प्रकार की तख्तापलट की घटनाएं हुई हैं और वहां की स्थापित सरकारों के खिलाफ विद्रोह हुए हैं, उसमें फ्रांस के प्रति एक विरोधी भावनाएं दिखाई देती हैं जो सामान्य तौर से फ्रांस की स्वीकार्यता के प्रति एक विपरीत विचार को अभिव्यक्त करती है। जैसे कि हाल ही में फ्रांस ने माली, बुर्किना फासो और नाइजर से अपनी सेना बुलाने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है फ्रांस विरोधी भावनाओं के बावजूद, क्योंकि फ्रांस के यहां पर महत्वपूर्ण रूप से सैन्य और आर्थिक हित, विशेष तौर से संसाधनों के निष्कर्षण से, उनके एक्सटेंशन से संबंधित जुड़े हुए हैं और इसलिए फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण भी है। फ्रांस के महत्वपूर्ण हित इससे जुड़े हुए हैं। रूस एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो हाल ही के वर्षों में फ्रांस में, पश्चिमी अफ्रीका में, विशेष तौर से फ्रांस में नहीं, पश्चिमी अफ्रीका के देशों में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से शीत युद्ध की स्थिति बनी, तब से ही अफ्रीका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना था शीत युद्ध के संघर्ष का अमेरिका और सोवियत रूस के बीच। लेकिन हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगातार मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाया है, उससे इस क्षेत्र में स्थित देशों का झुकाव रूस की तरफ हो गया है, क्योंकि जहां पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान किए गए रक्षात्मक और आर्थिक सहयोग के बदले लगातार कानून के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की डिमांड की जाती रही है, वहीं पर रूस अपने आप को एक बिल्कुल भिन्न तरीके से चित्रित करता है इन देशों के सामने। और साथ ही फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि वो पश्चिम के उस नैरेटिव का प्रतिकार कर सके कि हमने रूस को अलग थलग कर दिया है और इसलिए उसे अफ्रीका में सहयोगियों की तलाश है। हाल ही में उसने माली, बुर्किना फासो में जो सैन्य शासन स्थापित हुआ है उसके
उसे खुले तौर पर समर्थन दिया है और साथ ही नाइजर में भी किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ उसने चेतावनी दे डाली थी। साथ ही रूस द्वारा समर्थित जो प्राइवेट आर्मी है, जिसको वैगनर समूह के नाम से जाना जाता है, उसने भी अलग अलग देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर सहयोग प्रदान किया है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि रूस के भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से हित जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से फ्रांस के विकल्प के रूप में इस क्षेत्र में अपने आप को अगर कोई देश स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो वह है चीन, और चीन का जो मूल मंत्र है वो है गैर हस्तक्षेप और संप्रभुता का सम्मान। यानी किसी प्रकार का हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हर देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, उसका सम्मान करेंगे। और चीन द्वारा इस तरह से अपने साझेदार के रूप में इन देशों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं, अभी आपको बताया गया था कि साहिल क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस और लिथियम के समृद्ध भंडार हैं और चीन की स्वामित्व वाली अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में संचालित है, अपना काम कर रही है, चाहे वो नाइजर हो, चाड हो, माली हो या बुर्किना फासो हो। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि दुनिया में लिथियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक माली में स्थित है और चीन की एक महत्वपूर्ण कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से माली में निवेश किया है, उन लिथियम भंडारों को ध्यान में रखते हुए भी, जिससे चीन के आर्थिक हित एकदम स्पष्ट हो जाते हैं इस क्षेत्र में। साथ ही चीन द्वारा सैन्य हार्डवेयर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की गई है, लेकिन उनमें से बहुत से हथियार अप्रयुक्त हैं। इन अप्रयुक्त हथियारों का परीक्षण करने के लिए जरूरी है कि किसी संघर्ष के क्षेत्र में इनको यूज में लाया जाए, इनको प्रयोग में लाया जाए। और साहिल क्षेत्र एक ऐसा संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है जहां पर चीन अपने सैन्य हार्डवेयर की प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है। इस दृष्टिकोण से भी चीन के हित इससे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए के हित किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2019 में नाइजर में एगाडेज में सबसे बड़ा ड्रोन बेस अफ्रीका में यूएसए ने स्थापित किया है, क्योंकि यूएस चीन और फ्रांस के विपरीत आर्थिक हितों से ज्यादा महत्व सैन्य हितों को देता है अफ्रीका के इस क्षेत्र में। नाइजर उसके लिए विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइजर इन देशों के जहां लगभग केंद्र में स्थित है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि नाइजर यूरोपीय संघ के देशों में इस क्षेत्र से जो अलग अलग आवागमन होता है, जो अलग अलग लोगों का वहां पर इमिग्रेशन होता है यूरोपीय संघ में, उसका एक महत्वपूर्ण पारगमन देश है, एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट क्षेत्र है और इसलिए ईयू के लिए यह क्षेत्र नाइजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से नाइजर की जो रणनीतिक स्थिति है वो ऐसी है कि इस पर नियंत्रण स्थापित करके, यानी जैसे यहां पर एक बड़ा ड्रोन बेस बनाया गया है, इसके माध्यम से न वो अमेरिका न केवल पश्चिमी अफ्रीका पर अपना निगरानी रख सकता है, बल्कि मध्य अफ्रीका और वहां से दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र पर भी अपने निगरानी को मजबूत कर सकता है। इसलिए रणनीतिक रूप से नाइजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं फ्रांस के प्रति जिस प्रकार की विरोधी भावनाएं इस क्षेत्र में, साहिल क्षेत्र में भड़क रही हैं, तो उसके उस स्थान को रूस और चीन ग्रहण न कर ले, उस रिक्त स्थान को ग्रहण न कर ले, इसलिए उस रिक्त स्थान को लगातार उस शून्य को भरने की कोशिश यूएस द्वारा की जा रही है। साथ ही यही कारण है कि नाइजर में जो सैन्य अधिग्रहण किया गया, सेना द्वारा जो तख्ता पलट किया गया, उस सैन्य अधिग्रहण को तख्ता पलट घोषित करने में यूएस को कई महीने लग गए, क्योंकि इस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण रूप से सैन्य रणनीतिक संबंध हैं जिनको वो बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विश्व की अलग अलग शक्तियां इस क्षेत्र में लगातार अपनी गतिविधियों को बनाए हुए हैं। वर्ष 2023 में आर्थिक अस्थिरता के कारण, अलग अलग प्रकार की असुरक्षा के कारण ये लगातार चर्चा में रहा है और वर्ष 2024 में भी इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए खासतौर से फ्रांस ने जिस प्रकार से रिक्त पैदा किया है, उसके कारण अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए विश्व की अलग अलग शक्तियां का एक केंद्र ये क्षेत्र रहेगा। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश या उनका कोई क्षेत्र अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सा देश सम्मिलित है या उसका कोई सा क्षेत्र भी अगर सम्मिलित है तो उसको भी आपको शामिल करना है उत्तर में। माली, नाइजर, चाड, सूडान, मोरितानिया या सेनेगल। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2, 3, 4
केवल 2 3 4 5, केवल 3 4 5 6 या उपर्युक्त सभी 1 2 3 4 5 और 6 सभी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना मत भूलिए ताकि आपकी तैयारी लगातार अपडेट होती रहे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।